हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं मैं टॉप 10 सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक आपने जो हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, सारे पार्ट देखिएगा, बहुत ही उपयोगी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बादामी पर अधिकार कर लिया? तो आप देख रहे पल्लव, ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं, पल्लव चालुक्य सारे। तो ये पहला आपका पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था। किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बेटा होता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बेटा होता है। तो अपने वो पिताजी की हार का बदला लेता है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। और पुलकेशिन द्वितीय इस घटना से क्षुब्ध हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिसका बाप हमें नहीं हरा पाया, उसका बेटे ने हमें हरा दिया। तो इस घटना से पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी आहत हुए थे। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है कि किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बादामी वातापी पर अधिकार कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और सेकंड ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है महेंद्र वर्मन सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है आपका कीर्तिवर्मन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उत्तर आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आगे दिया गया, नरसिंह वर्मन पल्लव वंशी राजा थे। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को 13 वर्षों तक अधिकार में रखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और इसको मैं समझाने ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि आप भूलें ना। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ध्यान रखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकंड ऑप्शन कालाशोक, थर्ड ऑप्शन कनिष्क, फोर ऑप्शन है आपका अजातशत्रु। तो ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है अशोक। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा अशोक। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बौद्ध संगीति याद रखने की ट्रिक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बौद्ध संगीति याद रहे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, जिसको आप अच्छे से आपको दिख जाए। ये इसमें है कि बौद्ध संगीतियाँ, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति फर्स्ट ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई। तो अब ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। या फिर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति, या इसका इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बोला जाएगा। तो ये संगीतियाँ इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो है अपने धर्म का बढ़ावा के लिए एक समितियाँ स्थापित की जाती थी। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाराजा, और अजातशत्रु के शासनकाल में। तो आप ध्यान रखिए, पहला आपका याद करने का तरीका है प्रथम बौद्ध संगीति का, राजा महाराजा आजा। राजा से मतलब हो गया आपका राजगृह हो गया। दूसरा महाराजा से महाकश्यप हो जाएगा, आपका महाकश्यप हो गया, और आजा से अजातशत्रु। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको रट लेना है। राजा महाराजा आजा, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, महाराजा से महाकश्यप, और आजा से अजातशत्रु। यह फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल आपकी हो गई 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं कि वैशाली में हुई थी। इसका अध्यक्ष सबक मीर था, और शासनकाल कालाशोक था। तो इसको ऐसे याद करेंगे, वैश्या सबका काल या वैश्या सबकी काल। तो वैश्या से वैशाली, सबका से साबक मीर, काल से कालाशोक।
तो किसके साल कहाँ हुई पहली दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल? वैशाली में। साबक मीर इसके अध्यक्ष रहे थे। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। और तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई। तो इसका कौन है? पाटिलपुत्र में हुई। कहाँ जगह थी? पाटिलपुत्र। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स था। शासनकाल में अशोक के शासनकाल में हुई। तो इसको ऐसे याद कर रखेंगे, पटाओ मत आसिक। पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मत, मोगलीपुत्र तिस्स, आसिक से अशोक। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट ईस्वी में कहाँ हुई? कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। और इसका किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासन में हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे ट्रिक? कुंवर जी कंगाल है। कुंवर से कुंडलवन, जी से वसुमित्र जी, कंगाल से हो गया कनिष्क। कुंवर जी कंगाल हैं। तो आप ध्यान रखिए, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल, तीसरा पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर जी कंगाल हैं। तो चार ये आप याद रख लेंगे लाइनें, तो आपका चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका वरुण के लिए, थर्ड ऑप्शन है इंद्र के लिए, फोर्थ ऑप्शन आपका है सोम के लिए। तो जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है? सोम। सोम क्या था? सोम वनस्पतियों के देवता होते थे, बोला जाता था सोम वनस्पतियों के देवता बोला जाता था। वनस्पतियों से जो भी रस निकलता था उसे क्या बोला जाता था? सोम रस। वनस्पतियों से जो रस निकलता था सोम रस निकलता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था? अधिकतर सोम एक पेय पदार्थ होता था, वनस्पति से निकलने वाला पेय पदार्थ होता था जो उस समय लोग पीते थे। ऋग्वेद में इसका नवा मंडल जो है पूरा सोम के बारे में दर्शाया गया है। सोम क्या होता था कि वनस्पति के देवता होते थे। सोमरस क्या होता था? निकलने वाला एक पेय पदार्थ था, वनस्पतियों से निकलने वाला एक पेय पदार्थ था सोमरस। तो ये मिलता था हिमवंत की मुजवंत चोटी से। कभी कभी पूछ लिया जाता है सोमरस कहाँ पाया जाता था, तो हिमवंत की मुजवंत चोटी से सोमरस पाया जाता था। ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? सोम के लिए समर्पित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ साथ राजनीतिक संबंध बनाए? फर्स्ट ऑप्शन मौर्य, सेकंड ऑप्शन गुप्त, थर्ड ऑप्शन है आपका पल्लव, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चोल। तो बहुत अच्छे से मैंने इस पढ़ाया हुआ है। आपका जब पढ़ेंगे बिंदुसार टॉपिक, तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या तीन चीज़ों की मांग की थी? नंबर एक, सूखी अंजीर की मांग की थी, सूखी अंजीर की मांग की थी, मीठी मदिरा की मांग की थी, और थर्ड क्या मांगा था? थर्ड मांगा था दार्शनिक मांगा था। तो दे दिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर भिजवा दी, मदिरा भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक उसने नहीं भिजवाया। वो कहता था कि यहाँ के कानून के विरुद्ध है। दार्शनिक अगर किसी व्यक्ति को हम भेजते हैं आपके पास तो वो एक गुलाम की तरह आएगा, तो वो गुलाम जो है, गुलाम के लिए वहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था सीरिया पे, ये एक दंडनीय अपराध था, इसलिए नहीं भेजा दार्शनिक को। लेकिन बाद में क्या करता है? एंटियोकस प्रथम डायमेकस को भेज देता है। डायमेकस को भेजता है एक राजदूत के रूप में। कहा कि दार्शनिक के रूप में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन एक राजदूत के रूप में भेज सकते हैं। तो उसने एक राजदूत भेजा डायमेकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
क्या है, संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ब्राह्मण, सेकंड ऑप्शन है आपका क्षत्रिय, थर्ड ऑप्शन है आपका वैश्य एंड लास्ट ऑप्शन है शूद्र। तो ध्यान रखिएगा, विदूषक पहली बार जान लेते हैं, संस्कृत नाटकों में विदूषक का यूज नाम आता है। तो विदूषक कौन होते थे? विदूषक एक हास्य पात्र होता था, वो पूरी मूवी का एक अहम रोल होता था, अहम रोल होता था। विदूषक एक हास्य, पिछले प्राचीन काल में क्या है, नाटकों का प्रचलन था, नाटकों का प्रचलन था, उसमें विदूषक होता था। विदूषक कौन होता है? एक हास्य पात्र रखा जाता था, हास्य पात्र का उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता था, या एक प्रकार से कह दे वो नायक होता था, पूरी स्टोरी का एक नायक होता था, पूरी स्टोरी उसी पर डिपेंड रहती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? विदूषक कहा जाता था। तो संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? आपका सही ऑप्शन होगा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण आपका सही ऑप्शन है। संस्कृत नाटकों में विदूषक एक हास्य पात्र होता था, जो जाति से ब्राह्मण होता था, वह नाट्य शास्त्र में नायक माना जाता था, उसका विश्वास नाटक का नायक होता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। 6 क्वेश्चन है आपका, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि पाषाण से पहले के काल का। तो क्या था ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन पशुपालन, या सेकंड ऑप्शन है आपका शिकार, थर्ड ऑप्शन है आपका खेती एंड लास्ट ऑप्शन है मछली पालन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? आपका सही ऑप्शन होगा शिकार, क्योंकि इस टाइम के लोग ज़्यादा ना खेती करना जानते थे, ना कुछ जानते थे, ये सिर्फ क्या है, पत्ते और पेड़ों की छाल पहन लेते थे, पत्ते और पेड़ों की छाल पहनते थे, और ये शिकार करते थे, भाला बर्छी जो है पत्थरों से बने हुए औजारों से शिकार करते थे। तो इसलिए इसे पाषाण काल इसलिए कहा गया था क्योंकि इनके जीवन में पत्थरों का बहुत ज़्यादा महत्व था, सारा काम इनका पत्थरों से होता था, और ये पत्थरों से ही खेती वो शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे, अपना पेट भरते थे। और तो इनका पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार था, तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खा के अपना पेट भरता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या है आपका? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कालाशोक है यहाँ पर, कालाशोक, सेकंड ऑप्शन इज अशोक एंड थर्ड ऑप्शन इज नंदीवर्धन एंड लास्ट ऑप्शन इज शिशुनाग। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सही है नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, उसने 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में राज किया। इसके बाद महापद्म नंद ने वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना की। नंदीवर्धन को मार करके महापद्म नंद क्या करता है? नंद वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन इज महापद्म, सेकंड ऑप्शन इज घनानंद एंड थर्ड ऑप्शन इज शिशुनाग एंड लास्ट ऑप्शन इज कालाशोक। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो आपने पहले ही देख लिया, नंद वंश की स्थापना किसने थी? महापद्मनंद ने की थी, महापद्मनंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने की। उसने 16 वर्षों तक राज किया, उसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, क्षत्रियों का विनाश करने वाला राजा किसे कहा जाता है? तो ये आपका सही हो जाएगा महापद्मनंद, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि शिशुनाग वंश के दासी के शासक एक था, उसकी दासी तो थी, उसकी दासी का पुत्र कौन था? महापद्मनंद। तो दासी जो होती थी वो नीचे कुल की होती थी, यानी शूद्र कुल में आते थे। तो शूद्र कुल के उस महापद्मनंद को लगता था उसने बहुत ही शोषण सहन किया, यानी कि लोगों के द्वारा उस पर अत्याचार किए गए, उन अत्याचारों का। और ये कौन था? शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन जो था वो क्षत्रिय था, तो उसे लगता था कि क्षत्रियों ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा उसका शोषण किया हुआ है, इसलिए वो शूद्र था महापद्मनंद। इसलिए वो क्या करता है, स्टार्ट करता है क्षत्रियों के विरोध में अभियान। क्षत्रियो जितने भी क्षत्रिय थे उन सबको मारना काटना स्टार्ट कर देता है। कहा जाता है इन क्षत्रियों से ही बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शूद्र जाति धारण कर ली थी। तो आपका ये ध्यान रखने की बात है। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। महापद्मनंद ने किस वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की, वो शिशुनाग वंश आपका हो जाएगा। शिशुनाग वंश के किस शासक को हटा करके नंद वंश की स्थापना की, तो नंदीवर्धन हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका भी आ सकता है कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला शासक किसे कहा जाता है, तो क्षत्रियों का विनाश करने वाला शासक होता है आपका महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9th क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। मेगास्थनीज एक्चुअली बता देते हैं, मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर का दूत था। निकेटर का मतलब होता है विजेता। सेल्यूकस निकेटर एक शासक था। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के आया था। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी। इंडिया आया था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। जब हार जाता है तो वो एक दूत के रूप में भेजता है सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज आता है, भारत में घूमता, भ्रमण करता, टहलता है और इंडिका पुस्तक की रचना करता है। इंडिका में उसने कुछ तथ्य लिखे थे। तो ये ऑप्शन वही दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि उसकी पुस्तक में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं अपने ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज। एंड सेकंड ऑप्शन इज भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। एंड थर्ड ऑप्शन इज भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये कौन सा ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत यानी सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा पाया जाता था, ये ऑप्शन आपका सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था थी, ये भी सही था, क्योंकि उस समय हमारा जो है भारत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था, सबके कार्य बटे हुए थे। तो एक व्यवस्थित ढंग से ये कास्ट वाला सिस्टम, वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम चल रहा था। तो ये भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत हो जाएगा आपका। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत है तो इसका मतलब बाकी सारे सही हैं, तो इनको हटा देंगे, क्योंकि हमारा पूछ रहा सत्य नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, उसने ऐसा लिखा था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ। एंड 10th ऑप्शन इज, 10th क्वेश्चन है आपका, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज गांधार, सेकंड ऑप्शन इज अंग, थर्ड ऑप्शन इज मगध एंड लास्ट ऑप्शन इज काशी। यानी तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, पहली बात बता देते हैं। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी एक हुआ करता था उस टाइम। तो तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, गांधार में स्थित है। गांधार में स्थित है। और तक्षशिला शहर जो है, गांधार के राजा एक भरत थे। भरत का बेटा था तक्ष। और तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला शहर बसाया गया था। तो ध्यान रखिए, गांधार का एक शासक था, उसका बेटा था भरत। गांधार का एक शासक था भरत का बेटा था तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला बसाया गया था। तो तक्ष, अब आप समझ ही गए होंगे तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका ऑप्शन सही है गांधार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है गांधार। ये आपका ऑप्शन गांधार से। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था।
तो तक्षशिला में ही, याद रखिए, चाणक्य क्या था? चाणक्य तक्षशिला का ही शासक था। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन हो गए और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका सब साथ मिलता रहा, आपका सपोर्ट मिलता रहा, तो हम लोग जल्दी ही आपके लिए नई नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज़। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग ज़्यादा यानी मोटिवेट भी होंगे कि आप लोग इतना सपोर्ट करें तो हमें भी नया नया कुछ देना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ नया दे सकूँ। ओके, थैंक यू क्लास।